बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन राउंड 2 के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में जिस तरह के तनकीदी वार की एक दूसरे पे, उसके बाद दोबारा से नज़र आ रहा है कि अब मामला फिर से ठीक होने जा रहे हैं। तो वो जो नूरा कुश्ती कहा जा रहा था, लग ये रहा है कि बज़ाहिर नूरा कुश्ती ही थी। इसके साथ साथ जो हुकूमत जाने की बातें की जा रही हैं, इसके साथ साथ जो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोहसिन नकवी साहब का जो कहना था सिस्टम के हवाले से कोलैप्स कर गया है, और नए सूबों की बात हो रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साबिर शाह साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। साबिर शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल शाहिद साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। इकबाल शाहिद साहब आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा और जानना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का जो पहला फेज़ था, वो तो हमने देखा कि जिस तरीके से वहाँ पे बदअमनी भी रही, जिस तरीके से वहाँ पे बैलेट बॉक्स भी उठा के ले जाए गए। तो क्या अगले मरहले के अंदर चीज़ें कुछ काबू में नज़र आती हैं होते हुए, या वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब, आपको सलाम। साबिर ठाकुर साहब को साहब सलाम। सलाम। बादशाह साहब को सलाम। बात यह है कि माजी में क्या हुआ, ये इलेक्शन को आइसोलेटेड इलेक्शन तो नहीं, पाकिस्तान में कब से इलेक्शन हो रहे हैं, और हर इलेक्शन के बाद क्या आवाज उठती है और कैसी आवाज उठती है, कोई इलेक्शन बता दें जिसके बाद ये आवाज उठी हो कि इलेक्शन फेल हुए, सिवाय एक इलेक्शन, वो जो सदर एया के जमाने में जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये कहा गया था कि उस इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद तो खैर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए हैं, सबके बाद, सब इलेक्शनों के बाद ये कहा गया कि इलेक्शन फेयर नहीं थे, और उन्हीं पार्टीज ने कहा जो हुकूमत के अंदर शामिल थी, जिनको उसका फायदा हुआ था। अब ये भी इलेक्शन हो रहे हैं। इस इलेक्शन में आपने देखा बिलावल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये वफाकी हुकूमत को आखिरी वार्निंग, और मनूवरिंग कम करे, इलेक्शन में धांधली कम करें। इलेक्शन में पहले फेज में जो कुछ हुआ वो भी आपको पता है। चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी जी, रात तक मैं दोनों सीटें जीत रहा था, सुबह जब मैं उठा तो मैं अपनी सीट जीत गया, दूसरी सीट को मुझे हरा दिया गया। ये उनके अल्फाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि सामा साहब, कुछ बाद मुल्कों की कुछ ट्रेडिशन बन जाती है, हम उसी रवायत पे चलेंगे जो पहली वाली रवायत, इसमें कोई तब्दीली का ना सोचिएगा कि इसके अंदर कोई क्योंकि हमारे दिमाग बदली नहीं, हमारी सोच बदली नहीं हुई, और सोच के साथ साथ हमारे यहाँ जो वो पावर की लस्ट है ना, लालच जो है, ताकत की जो लालच है, वो खत्म नहीं हुई। तो जब तक ताकत की लालच रहेगी, और आपके तमाम के तमाम, आप किसी भी इलेक्शन में माजी का हवाला देने लगेंगे, जैसे अभी शर्जील मेमन ने दिया, उन्हें क्या कहा, उसने कहा जी जो हुकूमत है वो तो फॉर्म 47 की है। अब इलेक्शन लास्ट टाइम पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद क्या आवाज उठी थी, क्या कहा गया था, यही कहा गया था। तो आज वो तो चलो आप जैसे लोगों ने, एंकर्स ने, एनालिस्ट ने कहा, जिसको नहीं माना गया। आज तक आपका एक सियासी पार्टी ने, एक सियासी हुकूमत का रुकन, एक सियासी का मतलब वजीर ये कह रहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत तो इसमें कोई शक रह गया आप? इसलिए जो कुछ पहले फेज में हुआ है, दूसरे फेज में भी वही होगा, और तीसरे फेज में भी वही होगा। बिल्कुल सही। और उसी तरह मुझे लगता है, मैं ये समझता हूँ कि उस एक पहले फेज में एक रवायत बना दी गई कि हम इस तरह खेलेंगे, क्योंकि जो हुकूमत जिनकी है और जिस तरह चीजें हो रही हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ था आपको पता है, क्या एहतसाब पार्टी को सीटें जीती थी, तो इनको क्यों सीटें दी गई, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान किसने दी। तो भाईजान, इसी तरह ये इलेक्शन जो है कश्मीर के, ये भी इसी तरह मुकम्मल होंगे जैसे माजी के इलेक्शन। बिल्कुल सही है। साबिर शाह साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमने देखा कि एक दूसरे पे बड़े संगीन इल्ज़ामात, और मैं मरीम नवाज साहिबा का भी बयान जो है वो पढ़ा था, जो बिलावल के हवाले से जो है बात की। हसन इकबाल साहब ने कहा कि बिलावल कश्मीर के नताई देख के चीखें मार रहे हैं। इसके बाद मुफावती इजलास से जो है वो इनका बैठता है, जिसके ऊपर सीज़ फायर करने की बात की जाती है। क्या सर ये पार्टीज अवाम को बेवकूफ़ बनाने में वाकई कामयाब है? अवाम के वोट का हमने देख लिया है कि उसका कोई असर तो है कोई नहीं, वोट की कोई कदर कीमत नहीं है। सो जब चीजें सेट होके आती हैं तो फिर ऐसा ही होता है ना कि दोनों को हुकूमत मिली हुई है, उनको सिंध में मिली है, उनको पंजाब में मिली है, फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नून के पास है, तो लड़ते भी रहेंगे तो क्या होगा। क्योंकि देखिए अंपायर कोई और है, डोरें कहीं और से हिलती हैं, वोट अवाम डालने जाती है, सिर्फ यूज होती है, नतीजा कुछ और होता है।
ये इल्जामात भी हैं, कुछ चीजें मेरे सामने भी आई हैं, तो उस सूरत में वो लड़ते रहे या करते रहे, क्या फर्क पड़ता है? आई मीन देयर पोल्स अपार्ट इन आइडियोलॉजी, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी पुरानी दुश्मनी है। लेकिन इस वक्त मसला ये है ना कि अगर अलग-अलग हो जाएंगे तो धमकी ये है कि भाई कोई ना कोई केस बन जाएंगे, कल को अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। फर्ज कीजिए अगर इल्जाम सच है लूट मार का माजी में, तो अरबों रुपया हाथ से जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, जेलों में चले जाएंगे। तो वो अपने मुफाद की खातिर इकट्ठे हैं। अवाम हैज गॉट नथिंग टू डू विद द सिस्टम एक्चुअली। तो अवाम को बस इतनी अकल चाहिए कि जब जलसे वलसे हो तो फारिग टाइम हो जरूर चले जाए। इस तरह लीडरान, सियासी लीडरान की वजह से अपनी लड़ाइयाँ मत लड़ें। तो ये एक सबक है, लेकिन आई डोंट थिंक द पब्लिक इज गोइंग टू लर्न, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे मुफादात भी हैं। तो यही हाल है जी पाकिस्तानी सियासत का, आपके सामने ही। बिल्कुल सही है। इकबाल शाही साहब, सर ये बताइएगा कि 4 हलकों की बात हो रही है, इसका मतलब है कि बाकी नताइज ठीक है, बाकी हलकों के अंदर मामला सही है, धांधली नहीं हुई? उसमा से बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर या गिलगित में हमारी सियासी जमातें जो पाकिस्तान में इस वक्त बुरे तरीन इन कारकर्दगी का मजारा कर रही हैं, वहाँ लेने क्या गई हैं? वहाँ एक ज़माने में लोकल बाकायदा तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वो इलेक्शन लड़ते थे। अभी तक उसका स्टेटस यूनाइटेड नेशन में एक आज़ाद मुल्क का तो है ना, कि वो रायशुमारी के बाद हमने इस किस्म का पंगा लेने की ज़रूरत क्या है? इसको मना करना चाहिए था कि पाकिस्तान में जो पावर की लस्ट है वो इस हद तक है कि कश्मीर में भी भैया आप काम कर रहे हैं। और कौन सी आपने यहाँ को इतनी बड़ी कारकर्दगी दिखाई है जो आज आपकी बाकायदा बाज़ार में घूम रही है? मोहसिन नकवी भी कह रहा है कि आप कुछ नहीं डिलीवर कर सके, ये सिस्टम ही बैठ गया है, डिलीवर नहीं कर सकते। तो फिर कश्मीर के लोग देख नहीं रहे आपकी यहाँ की करतूत, यहाँ आपकी गवर्नेंस, यहाँ आपकी पार्टियों में डिक्टेटरशिप, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड फर्मों की तरह आप अपनी पार्टियाँ चलाते हैं। फिर आप देखें कि पहले कश्मीर का ये जिक्र करें, जब ये बात कर रहे थे हमारा एक शहीद हो गया, पीपल पार्टी वाले कहते थे, तो कल हमारे प्रोग्राम एक ब्रिगेड साहब वहाँ के ब्रिगेडियर, उनका भी 14 बंदे शहीद हुए, उनका तो कोई जिक्र कोई नहीं करता। ये शहीद हुए हैं या मुसलमान मारे गए, ये कह लो। कहने का मकसद ये है कि कश्मीरियों को हम मैसेज क्या देना चाहते हैं? दिन रात इंडियन चैनल जो है वो मैराथन चला रहे हैं कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आप हमें कहते हैं मकबूजा कश्मीर में ये हो गया। आप मैसेज देना क्या चाहते हैं? पुंछ से वाकिन पर सरहद है, ब्रिगेड साहब को पता है, वाकिन। तो जब वहाँ हालात ख़राब होंगे तो फिर वहाँ से लोगों कोई ना कोई तो दारंदाजी होएगी। फिर हमारे लोग जो जिस किस्म का सामना करेंगे उनके साथ उनकी हमदर्दी भी शायद हो जाए। जिस तरह आपने देखा कि आपने पूरे बलोचिस्तान को तो ना को डिलीवर आप कर रहे हैं। वहाँ आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में बात करेंगे, लेकिन वहाँ जो पट्टा बैठाया आपने तो आप सबके सामने है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैटर ये है ही नहीं कितनी सीटों पर हुई है। मैं ये कहता हूँ कि आप वहाँ लेने क्या गए? आप उन लोगों को इलेक्शन लड़ने क्यों नहीं देते? और फिर यह है कि फेडरल गवर्नमेंट आईनी तौर पर उनकी इमदाद देनी है। अब होते कौन है उनकी इमदाद रोकने वाले? आप कहते हैं हमने सड़कें बनाई, तो सड़कें बनाई हैं तो भाई आपने उस वो भी तो 78 साल से पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना कि हमने आपके साथ मिलना है। अगर हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। हमें उनकी खिदमात को पेश नज़र रखना चाहिए और आइडियलिज्म करना चाहिए था। उनके ज़्यादा तादाद इंग्लैंड में रहती है, आपको पता है, जो मदर ऑफ यानी डेमोक्रेसी है। वहाँ वो लोग कितने कितने लाख भर के वोट डालने आते थे। जिस तरह भी हमारे एक दोस्त ने कहा है कि वोटों की हैसियत तो रही क्यों नहीं। ये पहले दिन हम कह रहे थे अपने प्रोग्रामों में, भाई ये तो बंदर बांट है, जी भी आप ले लो तो ये आज़ाद कश्मीर हमें दे दो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बरक्स IPP, जिसको एक तो IPP बदनाम ज़माना जो मुल्क लूट के खा गया जिन जिन की भी है, और आज 7,256 अरब रुपया पेमेंट हुई है जो कोई IP चला ही नहीं। तो ये कारकर्दगी के बावजूद आप वहाँ किस मुंह से जाते हैं? राइट सर, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, नए सूबों की बड़ी बात ये सुनाई दे रही है सर, और अक्सर जो है वो ये बात की जा रही होती है। तो ये बताइएगा, क्या नए सूबों से मसाइल हमारे कम होंगे, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, या इसका भी एक्सपेंस का बोझ पड़ेगा कि आपके दफातर नए, आपका स्टाफ नए, आपके प्रोटोकॉल्स नए, आपके मिनिस्ट्रीज की एक लंबी कतार? असल में समझिए, आपको पता है कि बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है। इसके एक दो रुख नहीं है, इसके मल्टी फेसेटेड एंगल है। और वो मल्टी फेसेटेड एंगल जो है वो साफ जाहिर है मैं और आप 2 मिनट में तो उनका अहाता कर नहीं सकते। अब उसको हमने ब्रॉड कैटेगरीज में अगर आप डिवाइड करें तो ये जरूर कह सकते हैं कि जितना इंतजामी यूनिट छोटा होगा
उतना उसकी डिलीवरी बेहतर है। और जितना इंतजामी यूनिट बड़ा होगा, चाहे वो सूबा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, उतनी उनकी डिलीवरी जो है वो खराब होगी, जो आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। हमारी जो इस वक्त पोजीशन है ग्राउंड के ऊपर, जो रियलिटीज है, जो एग्जिस्टिंग रियलिटीज हैं, वो बिल्कुल इस चीज को जाहिर करती हैं कि सिस्टम जो है हम जिसमें चल रहे हैं, जैसे कहा गया है कि वो सिस्टम टोटल क्रैश कर, अगर DGISPR ये कहते हैं कि मिस गवर्नेंस है, तो वो इसलिए है कि आपने 4 लोगों या 5 लोगों या 6 लोगों के हाथों में, जो सूबे के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके हाथ में टोटल पावर दे दी है, जिसके जरिए उन्होंने ना किसी चीज को डिसेंट्रलाइज किया है, डिसीजन मेकिंग को ना डिसेंट्रलाइज किया है। यानी जिस मुल्क में SHO, DSP, अपना असिस्टेंट कमिश्नर, DC एक सिस्टम के तहत ना लगते हो, एक सिस्टम के तहत उनकी रिलेशन जो है, आप पर्सनल इक्विटी से उनकी रिलेशन की, उनकी मैरिट डिटर्मिनेशन करते हो, उस मुल्क में आप बताएं सिस्टम किस तरह चले। सिस्टम कोई बुरा नहीं होता, मैं पर्सनली फील करता हूँ। सिस्टम, यही सिस्टम आपको याद है साउथ कोरिया आपसे लेके गया था, और कब लेके गया था? जब पाकिस्तान 10 साल का भी नहीं था। इसी सिस्टम में आपने जर्मनी को एड दी थी, इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए आपने जो है एमिरेट्स एयरलाइन बनाई थी, इसी सिस्टम में रहते हुए मलेशिया के जितने लॉज थे, स्टेट बैंक से लेके नीचे तक जितने कवानीन थे, जितने, वो तमाम पाकिस्तान ने इसी सिस्टम में बना के दिए थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस सिस्टम को फैमिलीज ने, चंद लोगों ने हाईजैक कर दिया, जिससे बादशाह कहते हैं ना कि पार्टियां लिमिटेड कंपनीज बन गई, मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। अब जब आप एक एडल्ट फ्रेंचाइज, एक ओपननेस पे नहीं जाएंगे और आप हर चीज को अपनी लिमिटेड कंपनी के अंदर लेके चलाएंगे, कोई भी हो, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो, चाहे वो गवर्नमेंट की, हुकूमत की, वो सिस्टम नहीं चले। फिर आप देख लीजिए, अब मतलब है, कल जो कुछ मोहसिन नकवी ने कहा कि जी सिस्टम आप 20 घंटे भी मेहनत करेंगे तो नहीं चलेंगे। अब मोहसिन नकवी साहब से भी कोई ये पूछ सकता है कि भाई इसी सिस्टम के अंदर जो आप फिर 2 अपॉइंटमेंट्स क्यों एंजॉय कर रहे हैं, आप एक छोड़ दीजिए ना। आपको पता है कि सिस्टम नहीं चल रहा, अब वो नहीं सिस्टम नहीं चल रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी आप देख ले क्या हो रहा है। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आप अपने सामने रख के एनालाइज कर लें। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स आती है वो उठा ले कि किस तरह मैसिव करप्शन होती है। अभी बादशाह साहब ने कहा IPPs, 2 IPPs है, 3 IPPs हैं जिन्होंने 10% बिजली प्रोड्यूस किया, उन्होंने आपने 376 अरब रुपीज पे कर दी। 2 IPPs है, उन्होंने कोई बिजली नहीं प्रोड्यूस किया, उनको 47 अरब रुपीज पे कर दी। क्यों किए भाई? ये मेरा और आपके टैक्स पेयर का पैसा। आज जो आपने पेट्रोल लिया है, जिस कीमत पे लिया है आज आपने पेट्रोल, फर्ज करें हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आज जो आप पेट्रोल गवर्नमेंट लेगी वो कम से कम 15 दिन तो चलेगा ना, एक हफ्ते तो चलेगा। आज अगर वो $100 पे लिया है तो वो $100 का बेनिफिट एक हफ्ते तक या 15 दिन तक जाएगा। आपने एक नया कटा, एक जी, हर रोज रोजाना की बुनियाद पे, हर रोज आपको बिल्कुल सही। $100 पे लिया है, कल तो आपने पेट्रोल, आप किस तरह पेट्रोल, फिर आप लोगों को जायज समझते, फिर आप आके ये कहते हैं कि जी रोजाना कीमत बढ़ा रहे हैं तो कीमत कम बढ़ रही है, 15 दिन बाद बढ़ाएंगे तो ज्यादा बढ़ेगी। आप 4 को 15 दिन से जरा देख लीजिए, अगर 6 रुपए या 5 रुपए का एवरेज बनाए तो 15 दिन में आपने 75 रुपए जो है वो तो बढ़ा दिया, जो लोगों को महसूस नहीं हुआ। अगर आप 75 रुपए बढ़ाते तो हो सकता है आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आता। तो इस तरह जो बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है अवाम को, ये सिस्टम, इससे लगता है कि सिस्टम चलाने वालों ने इस सिस्टम को बेच के रखा। बिल्कुल ठीक है सर। जाती ताकत को और जाती पावर, इसलिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जोन नए बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन का साइज छोटा होना चाहिए, इसके अंदर रिफॉर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान कब तक चलेगा जब ख्वास जो है वो तो ऊपर पे हर चीज खाते रहेंगे, अवाम पिसते रहेंगे। बिल्कुल सही सर। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, मैं जरा साबिर शाह साहब की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। साबिर शाह साहब बताइएगा, सिस्टम की बात हम बाद में करते हैं आपसे, लेकिन नए सूबों की बात में जानना चाहूँगा, क्या हमारे बड़े मसाइल का हल इस वक्त नए सूबे बनना है सर? तो देखिए, किताबों की हद तक तो बात ठीक है, पता नहीं अब ये फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं, अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाने, इसमें कोई शक नहीं। ये देखिए, लोग रेमियार खान से चलते हैं मुल्तान और फिर लाहौर आते हैं अदालत की पेशियों पे, बड़ी तकलीफ है।
कई दफ़ा 8-8, 10-10 घंटे का सफ़र हो जाता है गरीब आदमी के लिए। फिर एक दो दिन रुकना पड़ जाता है, कहाँ से खर्चा करता होगा। ऐसे इस तरह मेन दफातर जो बड़े शहरों में हैं, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारनी। दूसरा ये है कि इससे गवर्नेंस तो लाजमी बेहतर होगी, बिकॉज द गवर्नमेंट विल कम क्लोजर टू यू। डिस्टेंस कम होगा, एफिकेसी बढ़ जाएगी, कोई शक नहीं है। ग्रीवेंसेस लोगों के कम होंगे, जो एथनिक लिंग्विस्टिक बुनियादों पे है, वो जो मसाइल है वो कम होंगे। एक तो देख रहे हैं कि फाइनेंशियली वायबल है तो जरूर ये काम करना चाहिए। देखिए दुनिया भर में सूबों की तादाद बहुत ज्यादा है, कहीं एक कैंटन्स कहलाते हैं, कहीं प्रोविंसेस, कहीं डिस्ट्रिक्ट, कहीं डिपार्टमेंट, कहीं काउंटीज। और आपको मैं बताऊं 89 फेडरल सब्जेक्ट्स यानी प्रोविंसेस हैं रशिया के अंदर, और 81 टर्की के अंदर है, 76 थाईलैंड के अंदर है, मेरा ख्याल है 64 वियतनाम के अंदर है। तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। इंडिया में ठीक है रकबा ज्यादा है, 28 स्टेट्स हैं। और अभी वो बात कर रहे हैं कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इनको भी जो है ना जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स हैं इनके अंदर भी 2-2, 3-3 सूबे बनाए। और एशिया पूरे में ये डिबेट चल रही है। छोटा सा स्विट्जरलैंड है, 26 कैंटन्स हैं वहां पे। गवर्नेंस तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन बात फिर वही है, क्या सिर्फ फासले कम होने से गवर्नेंस बेहतर होगी या नियतें ठीक होंगी तो गवर्नेंस बेहतर होगी। करप्शन क्या कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं कम होगी। नियतें ठीक होगी रातों रात? ये भी मुमकिन नहीं है। तो अगर किसी ने काम नहीं करना तो मोहल्ले का थानेदार भी आपकी बात नहीं सुनता यार, मोहल्ले का पटवारी भी आपकी बात नहीं सुनता, ये बिजली वाले भी आपकी बात नहीं सुनते, मीटर रीडर भी आपके ऊपर बादशाह बना हुआ है। तो सिस्टम, यस द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। मुझे अच्छा लगा उनकी स्टेटमेंट मोहसिन नकवी की, लेकिन बड़ी बिलेटेड स्टेटमेंट है ये। मेरा ख्याल है कि 25-30 साल पहले ये सिस्टम कोलैप्स कर गया था, जब नवाज शरीफ और बेनजीर को एक एक बारी मिल गई थी और फिर उनको दूसरी बारी देने चले गए, दोनों को बुरी तरह निकाला गया, फिर एक एक बारी और दी गई। तो बड़े कीमती साल आए हुए हैं पाकिस्तान के। जब एक दफा कोई गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाती, एक पार्टी डिलीवर नहीं कर पाती, तो फिर दोबारा मुझे समझ नहीं आती कि क्यों चांस दिया जाता है। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वोटों के जरिए कोई आया है, कम से कम मेरी होश में। मतलब मैंने 1970 का इलेक्शन तो नहीं देखा, लेकिन 88 के बाद मुझे नहीं लगता को वोटों के जरिए आया होगा। कोई भी इलेक्शन शफाफ नहीं है, को प्री पोल रिगिंग है, कहीं पोस्ट पोल रिगिंग है, कहीं ऑन द स्पॉट रिगिंग हुई है, कहीं बैलेट बॉक्सेस को स्टफ किया गया है, कहीं रिटर्निंग ऑफिसर्स ने गड़बड़ की है। यानी कोई ना कोई नया तरीका आजमाया गया है धांधली का। वोट्स मैच नहीं करते रहे कास्ट वोट्स के हिसाब से। काउंटिंग करें तो अजीबोगरीब कई केस सामने आए हैं कि हंसने को दिल चाहता है। लेकिन बहरहाल मुल्क तो चल रहा है, पता नहीं सिस्टम चल रहा था कि नहीं। लोग जो बेनिफिशियरी हैं वो कहते हैं जी तो कि सिस्टम, मुल्क चल रहा था तो सिस्टम चल रहा था तो मुल्क चल रहा था। यार 150-200 आदमी को आप टोटल ओब्लाइज कर रहे होंगे सियासत में। इसी तरह कोई 2,5-3 हजार को बड़े फौजी होंगे, कोई जज होंगे, कोई बड़े मीडिया टाइकून होंगे, या ये कोई मुख्तलिफ जो तबका फिक्र के लोग हैं बड़े बड़े, वो 5-7 हजार लोग इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े बेनिफिशियरी होंगे। ये 25 करोड़ की आबादी है। अब किस तरह जाके अब गलियों में देखें क्या हाल है लोगों का यार। 3 टाइम की रोटी तो शायद ही को खाता हो, 2 की भी मुश्किल होगी। क्योंकि सब्जियों के रेट आपके सामने 100-125 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है, 200-250 रुपए तक जाती है। और गोश्त तो खैर खाब हो गया, फल खाब हो गया, पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं, बिल कैसे देते हैं बेचारे। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो यस, अगर हमें ये सोच आ ही गई है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो मेरा ख्याल है फौज के पास तो बहुत ताकत है, खुल के बात करनी चाहिए। अगर रेक्टिफाई कर सकते हैं करें, क्योंकि अभी तक वो ना सिर्फ ये कि स्टेक होल्डर हैं, 1947 से लेके अब तक बेनिफिशियरी भी हैं, और शायद ज्यादा वक्त इक़्तिदार में भी उन्होंने गुजारा है, और जो उन्होंने मनवाना चाहा वो मनवाया है। वो आइडियल चांस है सूबे भी बनाए, कालाबाग डैम भी बनाए, इस तरह के जितने प्रोजेक्ट रुके हैं फौज ही बना सकती है ना जी। बिल्कुल। मुशर्रफ ने कई अच्छे काम किए, इकोनॉमी भी 3-4 साल ऊपर गई। डैम बनाना चाहिए तो उनके पास बहुत ताकत थी,
इसी तरह एनआरओ नहीं देना चाहिए था, एनआरओ दिया उन्होंने, तो अपने इक़्तिदार को क्या लंबा कर लिया। 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है, मेरे ख्याल है 2008 में जनरल मुशर्रफ फारिग हो जाते हैं, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये काम उन्हें कुछ करने चाहिए थे। इस तरह जनरल जियाउल हक के पास बड़ा फ्री हैंड था, कुछ काम उन्हें करने चाहिए थे। तो इस तरह मसलेतें तो नहीं करनी चाहिए ना। जब आपके पास, चलिए पावर के जरिए ही कर लें, कोई ऐसे काम कर लें जो अवाम के मुफाद में हो, पब्लिक एट लार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह ना गुर्बत कम होगी, ना तालीम बेहतर होगी, ना सेहत की सहूलियात मिलेंगी, छोटा किसान मर जाएगा, गरीब आदमी तबाह हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? बस म्यूटनी चाहते हैं, रिबेलियन चाहते हैं, कोई 2-3 रातों का रेवोल्यूशन चाहते हैं, जब खून ही खून हो। आज नहीं होगा, 30 साल बाद हो जाएगा, 20 साल बाद हो जाएगा। आप उस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, डेंजरस पोजीशन। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे इस पे आपसे इकबाल साहब जानना है कि क्या लग रहा है आपको DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद, मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद, कि हुकूमत जो है वो जा रही है? आई एम सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं सर इकबाल साहब की तरफ सवाल किया मैंने सर जी। एक तो ये है कि साबर साहब है ना, ये जी साबर साहब ने बड़ा दुखी दिल से जो बातें की हैं, बिल्कुल दिल के करीब है और दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसे। अब मुझे ये समझ नहीं लग रही थी कि ISPR की जो DG अहमद शरीफ साहब हैं या मोहसिन नकवी साहब हैं, वो ये अवाम को बात बता रहे थे, और बताने का फ़ायदा क्या था, जबकि मोहसिन नकवी काबीना के मेंबर हैं और वज़ीर-ए-आज़म का मतलब काबीना होता है। अगर फेलियर है तो सबका फेलियर है, तो फिर रिज़ाइन करके घर हैं। आज वैसे भी आज काकरोच पार्टी के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि भी वो बन गई पार्टी, तो उन्होंने कहा जी भी रिज़ाइन दे। सूरत यह है कि मोहसिन नकवी वो हैं जो उन्होंने अपने सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ चार्जशीट दी है, और वो मोहसिन नकवी साहब गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर पंजाब पर केयर टेकर वज़ीर आला, जिनकी मुद्दत 3 महीने होनी चाहिए थी, पूरा साल रहे। और मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ जो फंड डिस्पर्समेंट के कोई इख्तियारात नहीं होते, वो पूरे धड़ल्ले से उन्होंने डेवलपमेंट कराई, ये गैर आइनी था। अब ये है कि वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, इवन वो सब कुछ ही हैं। वो तो कहते हैं वज़ीर दाखिला का मतलब ये है कि बलूचिस्तान में अगर अनारकी है तो वहाँ होना चाहिए, KPK में होना चाहिए, लेकिन वो बोइंग 747 के शोरूम पर थे जिस दिन बलूचिस्तान में सबसे बड़ा सान्या हुआ, और वो पाकिस्तान की कौन सी यानी खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब चाहिए तो ये था कि वो रिज़ाइन दे के बाहर आते, सिर्फ लोगों को कहानियाँ मत बताएं, लोग तो वैसे ही बेबस हैं, लोगों का क्या बेचारों का। अब रह गई बात ये फरोई सी बातें, बैड गवर्नेंस जिसको आप कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस नहीं है, निज़ाम गिर गया है, निज़ाम फेल हो गया है, तो निज़ाम को लाने वाले भी इसमें आंसरेबल हैं। फिर जो लोग आए हैं, ये बात अलबत्ता दुरुस्त है कि काश उन मुल्कों की तरह जिनको सिविलाइज कहते हैं, सियासतदानों की कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं होनी चाहिए। मुझे वाक़या याद आ रहा है, मैंने एक जगह और भी ये बयान किया है, मैं जुडिशल अफसर भी छोटा सा रहा हूँ, तो वहाँ एक चोर 15-20 उस पर मुकदमे चोरी के थे, तो मैंने उसे कहा तुम छोटे मोटे जिम्मेदार भी हो तो चोरी क्यों करते हो? उसने कहा मैंने तो एक ही चोरी की थी। अब फिर वो मेरे गले पड़ गई है। अब ये जो है ना, इनके ऊपर इतना ज़्यादा चीज़ें एलिगेशंस हैं बैरूनी मुल्क में। आप जिस मुल्क में कम उसमें 50,000 अरब रुपये का यानी कर्जा बढ़ जाए, ये कारकर्दगी है। अदारों में दारे आप देखिए इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट, उसमें बात करता हूँ जिस तरह उन्होंने छोटे सूबे की बात की है, छोटे सूबे बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। 180 मुल्कों से बड़ा है आपका पंजाब, 180 मुल्कों से। अब ये है कि जो कौमी असम्बली में अक्सरियत है वो ज़ाहिर तमाम सूबे बाकायदा सवाल करते हैं। ये सैनेट बनाई गई थी इसलिए कि इंटेलेक्चुअल साफ शफाफ अपने अपने शोबों में PhD या कम अज़ कम बहुत ही बेहतरीन दिमाग जिनको मुल्क का दर्द हो, वो इक्वल बनाई गई थी। अब उसमें मामे चाचे आते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन आपके सामने है कि वो सेनेट का रुकन बनना हो। ये गवर्नेंस में आता है कि जब आपने बनाना ही अपने रिश्तेदारों को है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फीमेल को भी बनाना है, और फिर स्पेशल सीटें ख़ास तौर पर वो इतना ज़्यादा जुल्म करके गए जनरल मुशर्रफ साहब कि जो औरतों के 1/3 उन्होंने कहा, और आप उसमें मुझे बता दें कि चंद के अलावा कौन कौन सी क्राइटेरिया है। फिर आप देखें कि लोकल गवर्नमेंट जो है ये सारे काम करती थी, चुंगियाँ भी रिसीव करती, यानी टैक्स
जिसको आप टोल प्लाजा कहते हैं, सफाई भी करती थी, पानी भी मुहैया करती थी। आपने वासा अलहदा बनाया, टीपा अलहदा बनाया, LDA अलहदा बनाया, सुथरा पंजाब अलहदा बनाया, इन्वायरमेंट अलहदा बनाया, हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग को तोड़ ताड़ के आपने डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ बनाई हैं। फिर पुलिस में 11 डिपार्टमेंट आपने बनाए हैं, एक आम पुलिस है, एक एलीट फोर्स है, एक CTD है, एक CCD है, और ये पता नहीं 15 है, कोई कार वाले हैं। ये आपने गरीबो गरीब लोगों को अकोमोडेट किया है। छोटे सूबे 100% बनने चाहिए। लास्ट में इसलिए जब ये कहते हैं एक्सपेंडिचर है, मैं नहीं मानता। मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। भाई कमिश्नर ऑफिस मौजूद है, DC ऑफिस मौजूद है, कि वहाँ किले में रहना किसी वजीर आला ने, वो इतने बड़े खाली हो गए, कोई रेवेन्यू पास तो काम है कोई नहीं, सिर्फ पुलिस रह गई है जिसको हुक्मरान यूज़ करते हैं। आप वहाँ बाकायदा तौर पर ताकि फंड भी उनको मिलेंगे। NFC अवार्ड में जब हम किसी सूबे को पैसे देते हैं तो वजीर आला उस सूबे का घंटा घर बन जाता है, और सारे पैसे अपने मेन शहर में लगा लेता है, पूछने वाले कोई नहीं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मजीद बात करते हैं अपने मेहमानों से। ब्रेडर साहब, ये बताइएगा कि जब हम सिस्टम के बात करते हैं, एक लफ्ज़ टर्म यूज़ हुई रीसेट करना, एक टर्म मैं बताता हूँ कि फाइन ट्यूनिंग, एक है पूरा सिस्टम बदल देना। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज नज़र आ रही हैं आपको, और ख़ासकर अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ? बुनियादी तौर पे रूल जो गवर्न करने की जो जिम्मेदारी है वो तो सियासी पार्टियों की। जब आप सिस्टम की बात करते हैं और उसको सियासी पार्टियों से रिलेट करते हैं तो उसमें जो अदगन आ जाती है, जो चीज आती है, वो बिलावल भुट्टो ने कही अपनी स्पीच। उसने कहा कि जिसको वोट पड़ता है ना तो उसको इलेक्ट कर रहे, उसको सामने आने दो, उसको इलेक्ट करें जिसको अवाम वोट डाल। अब आप अपने अंदर जवाब तलाश कीजिए कि जो आज जो लोग बैठे हैं, मैं आपको हिस्ट्री सारी पता है, बिल डैट ने आप बहुत सारी थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने स्टोरी बता दी कि वोट किसको पड़ा था, हुकूमत में कौन है। तो जब आप ये कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया तो आप उसके वजूहात के अंदर जाएं, क्यों फेल हो गया? इसलिए कि आपने उस सिस्टम के अंदर जो स्टेक होल्डर डाले वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भाई, इसलिए सिस्टम फेल हुआ है। आपको याद है बड़ा सेंटेंस चला था इलेक्शन के दौरान, साड़ी गल हो गई है। गल किससे हो गई है? गल किससे? अभी भी वो कहते हैं कि जी जो कुछ हो रहा है, कल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट थी, कोई 4-6 दिन पहले न्यूज में शाया हुई थी। उसने कहा मतलब आई ओपनर है ये चीजें, अगर कोई इसको सोचना चाहे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 75 अरब रुपए कैबिनेट डिवीजन ने अलॉट किए थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, सूबों को और बाकी जगहों को फॉर डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड एरियाज, रूरल एरियाज, और स्कीम्स लेने के लिए। वो कहते जी हम 75 नवंबर से उसका रिकॉर्ड मांग रहे हैं। उस 75 अरब का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कैबिनेट डिवीजन के पास। हमने लेटर लिखा, वो जवाब ही नहीं देते। वो किधर गया 75 अरब रुपया? किसकी जेब में गया वो 75 अरब रुपया? आप मुझे बताइए ना, ये जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं जहाँ पे आप देखते हैं, अगर आप किसी से आप ही सियासतदान एक दूसरे किसी से सवाल करते हैं तो रूलिंग पार्टी या दूसरी पार्टी की बात है, जो कुछ करना कर लो, ये कीता है, ऐसा ही है। बात ये है कि जब आपने इनिशियल जो फेज था उस फेज को, और ये आज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की क्रिएशन से आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के पहले जो 7-8 प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक साल बाद, 6-6 महीने बाद, 2-2 दिन बाद फारिग कर दिया गया। फिरोज खान नून तारीख में जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को गवादर लेके दिया, मलक फिरोज खान नून, उनकी मैसेज जो थी वो फॉरेनर थी, उन्होंने इसमें बहुत हिस्सा डाला। तारीख ये कहती है कि जिस दिन वो अनाउंस करने वाले थे अगले दिन कि गवादर जो है पाकिस्तान की गवर्नेंस में, डोमिनियन में शामिल हो गया है, उसी दिन रात को सिकंदर मिर्जा का लेटर उनको मिला कि यू आर हियर बाय डिसमिस्ड, आपको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख कहती है। तो आप मुझे बताइए, अयूब खान आए, उन्होंने एक नया वो बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम दे दिया कि ये वो बेसिक डेमोक्रेसी होगी, हर मतलब है कहने का मतलब ये, जब आपने शुरू से खिलवाड़ शुरू किया, पॉलिटिकल सिस्टम आपने चलने नहीं दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे तक तो डिलीवर करता रहा,
कुछ अरसे तक तो वो उसके ऊपर काबू पाया जाता रहा। उसके दरमियान में आपके मिलिट्री रूल भी आए। उसके बाद जैसे साबिर शाह साहब कह रहे थे कि जियाउल हक के पास आइडियल टाइम था जो वो कालाबाग डैम बना सकता है। और आपको याद होगा कि लोड शेडिंग जो है जियाउल हक के जमाने में शुरू हुई, लेकिन वो नहीं हिला, उसने नहीं बनाया कालाबाग डैम। मुशर्रफ के जमाने में कालाबाग डैम बनता था अगर पॉलिटिकल नहीं बना दिए। जो अपना आपको याद है कि गवर्नर फजल हक जो थे, उनके एक भाई जो थे वो वापडा के चेयरमैन थे। उन्होंने जियाउल हक के जमाने में और बहुत मुकाबले प्रेजेंटेशन दी थी कि कालाबाग डैम बनने से ना नौशेरा डूबेगा, ना किसी और को नुकसान होगा, ना पानी। ये ऑन द रिकॉर्ड ये प्रेजेंटेशन मौजूद नहीं बनने दिया गया। तो कहने का मेरा मतलब है रामा कि ये बहुत अरसे की चीज है जो चली आ रही है। ये आज आप कहते हैं कि जी सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया। यस, सिस्टम कोलैप्स हो गया, लेकिन उसको कोलैप्स करने में जिम्मेदारी किसकी है? कौन उसके स्टेक होल्डर्स हैं? वो स्टेक होल्डर को क्या, अगर जब आप ये कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया तो क्या फिर उसको चलने की इजाजत देनी चाहिए? इसी सिस्टम के अंदर आपको याद होगा सामा, मुशर्रफ के जमाने में लोकल बॉडीज का सिस्टम आता, लोकल बॉडीज के सिस्टम की एक्सक्यूज मी, लोकल बॉडीज के सिस्टम की फिनेस ये थी कि छोटे छोटे जोन में काउंसलर थे जो लोगों से इलेक्ट होते थे, मेयर होते थे। तो लोग अपना मसला लेके डेवलपमेंट ओरिएंटेड बाकी काउंसलर्स के पास जाते थे, उनके पास जल्दी काम हो जाते थे। और जो लोड था चीफ मिनिस्टर बाकी लोगों के पास वो था लेजिस्लेशन करने का। लेकिन उसमें अब हमारी सियासी पार्टियों के लिए कदगन क्या है कि पैसे उनके पास नहीं रहते, पैसे तकसीम हो जाते हैं। असल तो मकसद जो सियासत करने का वो है कि आप पैसे को कंट्रोल करें। जब DGISPR ये कहते हैं कि आर्टिकल 5 में रियासत जरूरी है, सियासत जरूरी नहीं तो जब रियासत जरूरी है तो रियासत से तो बहुत सारी चीजें रिलेट होती है भाई। रियासत से इकोनॉमी रिलेट होती है, रियासत से गवर्नेंस रिलेट होती है, रियासत से लॉ एंड ऑर्डर रिलेट होता है, रियासत से करप्शन का माफिया जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, रियासत से अवाम का फलाह बहबूद होती है, रियासत से पॉलिटिकल डिलीवरी होती है, रियासत से सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है। ये तमाम चीजें रियासत के अंदर आती है ना। इनको जब आप मिलाएंगे और इसको सियासत का हिस्सा बनाएंगे तो जब ये डिलीवरीज ठीक होंगी तभी सियासत चलेगी। अगर आपका एम ही ना हो डिलीवरीज को करने का और आप पूरी की पूरी कुव्वत को अपने गिर्द और अपनी फैमिलीज के गिर्द रख के और अपने खवास के गिर्द रख के चलाना चाहते हो तो फिर आप बताइए कोई भी सिस्टम दुनिया का नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है सर। मैं आगे बढ़ता हूँ। साबिर शाह साहब ये बताइएगा, जब हम बात करते हैं सिस्टम के बदलने की बात करते हैं, नया सिस्टम लाने की बात करते हैं, तो क्या एक स्केच बन रहा है सर इसका? इसमें पॉलिटिशियंस नजर आ रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स नजर आ रहे हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जिनको चेंज किया जाएगा तो सही मानों में तब्दीली आएगी? वेरी अर्ली टू कमेंट सर। पता नहीं, आखिरी वार्निंग ही ना हो, वार्निंग ही 5 साल चल जाए और वार्निंग देने वाले ही ना रहे तो क्या होगा? पिछले 35 साल में तो यही हुआ है, सही 40 साल में। दूसरा ये है कि जो भी सिस्टम हो, आइडियली तो ये होगा इंफॉर्मेशन के फ्लो पर पाबंदी ना लगाएं, वरना गटर प्रेस जो सोशल मीडिया है वो छा जाएगा, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तबाह हो जाएगा, टेलीविजन और अखबार। जो हुआ है, जितनी तबाही यहाँ हुई है शायद दुनिया में कहीं ना हुई हो। और हमारे ये जो जूनियर और सीनियर तज्जिया निगार बैठे हुए हैं जो आ ही जाते हैं प्रोग्राम्स में, अखबारें पढ़ के उसको अपना तज्जिया पेश कर देते हैं, टेलीविजन पर टिकर दे के अपना तज्जिया पेश कर देते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो डेवलपमेंट होती है ऑफिशियली तो सरकारी प्रेस रिलीजेस के थ्रू आपकी आंखों के अंदर मिर्चें फेंक देते हैं हम, यानी कुछ भी नहीं होता उसमें, झूठ या एग्जैजरेशन। सो देयर इज नो इंफॉर्मेशन राइट नाउ। अगर को कहे कि मुझे पता है तो इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। और ऐसे आदमी से तो मैं अब बड़ा ही दूर भागता हूँ। यदि सोर्सेज ने बताया, कौन से सोर्सेज हैं यार तुम्हारा तो घर में सोर्स कोई नहीं। हमें क्या पता क्या बनने जा रहा है? क्या जुडिशरी पूरी बदलेगी? इमरान खान बाहर आएगा, जो आज हुकूमत में उनको घर भेज दिया जाएगा कि जेल भेज दिया जाएगा? उसके बाद क्या होगा? पब्लिक को क्या रिलीफ मिलेगा? IPPs को 2000 अरब रुपया साल का खा जाती हैं, उनसे कमीशन ली जाती हैं, इलेक्शंस के दिनों में उनसे पैसे लिए जाते हैं। उनका क्या बनेगा? रिकवरी होगी या उन्हें पूछा जाएगा भाई बिजली बनाए बगैर इतना पैसा कहाँ लेके जा रहे हो? ये जो पेट्रोल माफिया इस वक्त कर रहा है आपके सामने है। इसी तरह गैस का हाल है, गैस आती नहीं और लोग बिल दे रहे हैं। तो ये क्या सिस्टम चेंज होगा? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही।
ये सिस्टम्स तो रेवोल्यूशन चेंज करते हैं और उनकी बुनियाद 30-35 साल पहले रखी जाती है। लुक एट द इरानियन रेवोल्यूशन। इमाम खमीनी 1942 में फ्रांस में पढ़ा रहे थे। वॉज अ वेरी मॉडर्न जेंटलमैन, यंग मैन। उनकी बेगम के बॉब कट बाल थे। फिर उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया कि देयर शुड बी अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट द शाह ऑफ ईरान। 1979 में जाके रेवोल्यूशन आता है। 3 जनरेशन में से वो फिल्टर होके पहुंचता है। तो ओवरनाइट तो म्यूटनी होती है। म्यूटनी तो बड़ी खतरनाक होती है ना जी। उसमें तो बहुत सारा खून बह जाता है, नाहक भी लोग मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा मारे जाते हैं, इनकलाब से ज्यादा मारे जाते हैं। तो वो म्यूटनी तो कोई बेहतरी पैदा नहीं करती। अब बातों से कैसे होगा, मुझे नहीं समझ आ रही है। सारा तो पूरे का पूरा लोग बिगड़े हुए हैं, पूरे का पूरा निजाम तबाह हुआ है, पूरी की पूरी पुलिस तबाह है, लॉ इन्फोर्सर्स, जुडिशरी, आपके सामने फौज का अपना हाल क्या है, मीडिया का क्या हाल है, सियासतदानों का क्या हाल है, वकुला का क्या हाल है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स का क्या हाल है। सबको कैसे ठीक करेंगे? रेडी वाला भी बाज नहीं आ रहा चोरी करने से, ठीक है कि नहीं? तो कैसे होगा? इंसाफ का बोलबाला कैसे होगा? अचानक कैसे होगा? इंसाफ कैसे होगा? वोट को कैसे इज्जत मिलेगी? इलेक्शन होगा तो कैसा होगा? कोई साफ शफाफ कराना अफोर्ड करेगा कि नहीं? बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता कोई भी, फॉर रीजंस वेरी वेल अंडरस्टूड टू यू एंड मी। बिल्कुल सही। तो बस मकसद ये है कि देखिए ना, आई हैव नथिंग ऑन टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स फॉर माई सेल्फ टू सेटिस्फाई माई इंटेलेक्चुअल एपिटाइट। मुझे कोई नॉलेज मिल ही नहीं रहा। आई एम जस्ट मेकिंग माई इमेजिनेशन रन वाइल्ड और उनमें मैं अपनी डिजायर्स को ऐड करता जाता हूँ और ये मेरा तज्जिया होता है, विच इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। और असल में क्या हो रहा है नोबडी नोज। मेरा ख्याल है स्टेक होल्डर्स को भी खुद नहीं पता होता, क्योंकि बड़े ही अहमकाना और मजे का खेस स्टेप्स हुकूमतें ले रही हैं पिछले कुछ सालों से। नालायकी भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है, लैक ऑफ विजन भी है, उसमें मसलेते हैं, उसमें करप्शन है, बड़े बड़े मसले हैं। तो अवाम को क्या मिलेगा? मतलब अवाम 25 करोड़ है यार। अब बात समझने की कोशिश करें ना, कुछ तो अवाम को दें आप। बिल्कुल कैसे सरवाइव करेंगे आप? राइट सर, बिल्कुल सही है साहब शाह साहब। अच्छा, मुझे इकबाल साहब दोबारा मैं कश्मीर के उसके मामले पे आता हूँ। ये जो इनका मुफाहमती इजलास हुआ, अब आप समझते हैं कि कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर जो तहकीकात की बड़ी बात की जा रही थी इलेक्शंस के हवाले से, जो बड़े जो है वो लान तान की जा रही थी, वो सेटल डाउन होता हुआ नज़र आ गया? क्या हो जाएगा? देखिए, ये दोनों ये एक रस्सी से बंधे हुए हैं, एक ही मफाद से बंधे हुए हैं, एक जैसे इल्ज़ामात हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकते ज़रा भी इधर उधर होना। आपने देखा कि मुबैना खबर थी कि जब कोई किसी ने टेलीफोन लेके गया, उसने कहा इस पर बात करो, तो फिर बिलावल साहब ने और बयान बदल दिया। ये भी था, पहले दिन उन्होंने हर कोई रगड़ दिया था सब कुछ। बिल्कुल सही बात है कि मामला इतना बिगड़ चुका है, जिस मुल्क में 2-2 सुप्रीम कोर्ट्स हों, 2-2 हाई कोर्ट्स हों, फिर नीचे आप देखें पूरी दुनिया की माशाल्लाह हम वाहिद मुल्क हैं। आर्टिकल पर आता हूँ जो रहमान शरीफ साहब ने कहा है, जहाँ मसलन वफाकी महोत्सव भी हों, सूबाई महोत्सव भी हर जगह हों, इंश्योरेंस महोत्सव वखरा हो, बैंक का जज वखरा हो, दहशतगर्दी का वखरा हो, चोरी बड़ी चोरी का वखरा हो, छोटी बंदूक का वखरा हो, ये सिस्टम कहीं है। फिर अब आते हैं इस तरफ के भी, बिलावल की बात आप बार बार पूछ रहे हैं, तो ये बिल्कुल इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे ही रहेंगे। इनकी जान एक ही तोते में है। अब हमें याद आता है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब 99 में बाहर गए, यानी उन्होंने भेज दिया, जो सौदाबाजी हुई। अगर इल्ज़ाम दुरुस्त थे तो फिर नहीं भेजना चाहिए था, अगर इल्ज़ाम नहीं थे तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी। फिर त्यारा केस हुआ, फिर वही है कि आते ही अदलिया ने वो कानून उस वक़्त मौजूद किया गया, अफाल किया गया कि एयरपोर्ट पर ही सारी बातें हो गई। उसी के तहत अभी अब जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो कहता है आईनी अदालत में जाएगा। अहमद शरीफ साहब जो बात कर रहे थे अपन DGP, वो कहते हैं रियासत जो है इस पर हर पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ है। लेकिन रियासत का क्या फ़र्ज़ है? रियासत जब कहीं वजूद में आई होगी तो रियासत के तो 4 ही आर्गन है, 5। ये तो सारे मफलूज जब फारज़दा हैं। जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ क्या हो रहा है?
एजुकेशन आपने किसी भी चीज़ को देख लें, हेल्थ को देख लें, हेल्थ को देख लें, किसी भी चीज़ को सोशल सिक्योरिटी पूरी दुनिया में होती है कि अगर आदमी के पास कुछ नहीं है, नहीं तो रियासत है उसने संभालना है। आज भी अगर वो करना चाहते हैं तो उनसे पूछें बड़े अदब से और बड़े डर के कि काकड़ साहब को वजीर आज़म किसी ने बनाया था जो 423 अरब रुपए गंदम खा के चला गया बाहर, पूछा किसी ने? अब आप देखें इस वक्त भी जो गवर्नर साहब हैं भुगटी साहब, सरबराह भुगटी, उनकी एक्सेस ही नहीं है पूरे बलूचिस्तान में। साहब जाकर पर सर्वे कर लें कि उनको उनसे कोई बात करना नहीं चाहता, बस क्वेटा थे, इस्लामाबाद से निकलते नहीं। जब तक जेन्युइन लीडरशिप आप नहीं गए। और फिर आज की तकरीर उन्होंने सरदारों को जो बात की है इसका रिएक्शन शायद कर लाए, थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा स्मगलिंग होती है, ये होती है, वो होती है। आफ्टर ऑल सूबा बलूचिस्तान जो है उसने हमारे साथ बाकायदा शामिल हुआ है, हमें वो अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी खिदमात को सलाम पेश करना चाहिए कि इतना बड़ा सूबा जो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1.5 करोड़, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, पूरे सूबे में 1 करोड़ 40 लाख है और 50% यानी पाकिस्तान का रकबा है। प्यार करें उनसे, उनको शामिल करें, इलेक्टर हो ना हो, इलेक्टर हो। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। कि आप नमक पर क्यों जख्म हो के वो नमक छिड़क, राइट सर, क्लोजिंग पे जाना आराम है, से उस पर मरहम रखें, आप बड़े हैं। राइट सर, बिल्कुल सही। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे इकबाल शाहिद साहब, उनका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।